नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर। आरएस मेंस 2025 के पेपर नंबर 3 में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा बिहेवियर, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर सेकंड की पर्सनालिटी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में एक टॉपिक जो है वो करवाना रह गया था लास्ट टाइम, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस टॉपिक को हम अलग से लेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड है, ठीक है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 1 जो है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है, मैंने आपको कंप्लीट कराया है पूरा इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं आपको एक बार सिलेबस की तरफ ले चलता हूं जल्दी से। ये बिहेवियर का सिलेबस है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने इंटेलिजेंस कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो लास्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसको अलग से करवाने के लिए आपको कहा था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ पर्सनालिटी में, बाकी सब कुछ हो गया था, ट्रेड्स, टाइप्स, पर्सनालिटी की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, वो हम पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। कि किसी भी तरह की पर्सनालिटी को किस तरह से असेस किया जाता है, किस तरह से मेजर किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है, ठीक है। कि वो पर्सनालिटी किस टाइप की है या उस पर्सनालिटी में किस टाइप के ट्रेट्स हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है, ये गारंटी है। अभी तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी से या तो 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन बना ही बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पीडीएफ आपको इस लेक्चर की टेलीग्राम चैनल पर एज यूजुअल जो हम अपलोड करते हैं जहां पर, वहीं आपको मिलेगी। 4 पीडीएफ ही बनेगी। देखो, लेक्चर्स चाहे हम कितनी भी बनाए, फर्स्ट पीडीएफ में आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगा, सेकंड पीडीएफ में आपको पर्सनालिटी पूरा मिल जाएगा, थर्ड लेक्चर लर्निंग एंड मोटिवेशन का, फोर्थ लेक्चर जो होगा वो स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। 4 पीडीएफ आपको बिहेवियर की अपलोडेड मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आज जो हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम ये सारे टॉपिक्स, टाइप्स, ट्रेट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, ये सब जो है ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। इसकी कंप्लीट लेक्चर जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लीजिए, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ही आप असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जब आप पर्सनालिटी ही नहीं समझ पाएंगे तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिए इसको, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को। देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अलग अलग टाइप्स की पर्सनालिटी होती है, हर पर्सनालिटी में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती है, ठीक है। और हमें उनके बिहेवियर को देखते हुए या उनके ट्रेट्स को देखते हुए असेसमेंट करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इनफॉर्मल तरीके से तो हम बहुत असेस करते हैं कि ये आदमी झूठा है, ये आदमी सच्चा है, ये आदमी लंबा है, ये आदमी छोटा है, ये इनफॉर्मल असेसमेंट है। लेकिन एक साइंटिफिक असेसमेंट होना कि भाई किस तरह के ट्रेट्स हैं, किस तरह के टाइप्स हैं ऑफ पर्सनालिटी, कौन कौन से क्वालिटीज जो है वो उस पर्सनालिटी में पाई जाती है, इसके लिए एक फॉर्मल एफर्ट करना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी पर्सनालिटी को ऑफ एन इंडिविजुअल। इस टर्म्ड है पर्सनालिटी, ठीक है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने के लिए कोई भी क्या क्या फॉर्मल एफर्ट क्या कहलाता है? पर्सनालिटी असेसमेंट। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऐसा है, ये ऐसा है, ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट के अलग अलग ट्रेट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट के अलग अलग ट्रेट्स हैं। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ ट्रेट्स पाए जाते हैं तो वो इंट्रोवर्ट कहलाएगा, कुछ ट्रेट्स अगर एक्सट्रोवर्ट के पाए जाते हैं तो एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा। और ट्रेट्स हैं तो हम चेक करेंगे बाय वेरियस मेथड्स, बाय वेरियस टेक्निक्स। और ये जो टेक्निक्स है ये हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उन टेक्निक से क्या होगा? असेसमेंट होगा पर्सनालिटी का। और पर्सनालिटी असेसमेंट करने से क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा दो पर्सनालिटीज के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ही इज मीजोमॉर्फ, ही इज एक्टोमॉर्फ, ठीक है। या फिर ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज साइकोटिक, ही इज इमोशनल स्टेबल। इस तरह से चीजें जो है वो यहाँ पर समझने की जरूरत है। और इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं। टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, जनरली भी हमें जो किसी भी पर्सनालिटी को असेस करना होता है तो ये सारी टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो, सेल्फ मेजर्स हो, वो सारी चीज़ें हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इस असेसमेंट का गोल क्या है? गोल यही है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करना, मिनिमम एरर के साथ और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, कि भाई हम ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये इसका बिहेवियर हुआ ना, तो इस बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना क्या कहलाएगा? असेसमेंट का गोल। द गोल ऑफ असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर विथ मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। In assessment, we try to study what a person generally does or how he behaves in a given situation. कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या हम साइकोलॉजिकल भाषा में बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर किसी भी इंडिविजुअल का रेस्पॉन्स क्या आता है, उन रेस्पॉन्सेस के आधार पर हम इस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी असेस करते हैं। हम इसको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे? स्टिमुलस होंगे। ठीक है, और ये व्यक्ति उन क्वेश्चंस को सुनकर जो अपने रेस्पॉन्सेस देगा, जो आंसर्स देगा, उन आंसर्स के बेसिस पर, उन रेस्पॉन्सेस के बेसिस पर हम उस पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। क्लियर हो गई बात? इस तरह से पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दी जाती है, ऑप्शंस वाले स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी इस स्लाइड में हमें ये समझना है कि हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। डन। बिसाइड्स प्रमोटिंग और अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करनी हमें असेसमेंट, जो असेसमेंट से पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ उस पर्सनैलिटी को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी उस असेसमेंट का बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं? डायग्नोसिस में यूज होता है कि भाई कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी में तो नहीं है, ठीक है, या किसी को सोसाइटल टेंडेंसीज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी असेसमेंट से ही पता चलती है और फिर उसका डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्लेसमेंट होता है, काउंसलिंग होती है, और बहुत सारे अदर पर्पसेस के लिए असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू असेस पर्सनैलिटी इन वेरियस वेज। बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अप्रोचेस दी थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और उन सब ने अपने अपने तरीके बताए पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। और कुछ कॉमन टेक्निक्स जो है वो होती है, जैसे इंटरव्यू लेना हो गया। इंटरव्यू से हम अगले बंदे को समझ पाते हैं कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हो गए कि उससे पूछ लिया कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए। इस तरह के तमाम अलग अलग टेक्निक्स होती है जिनसे हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस कर पाते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा मकसद सिर्फ इन टेक्निक्स को ही समझना है। ये जो मैंने अभी आपको इतना सारा रामायण समझाई, ये सिर्फ एक प्रीफेस था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक नींव है आपको ये समझाने की कि पर्सनैलिटी के असेसमेंट के अलग अलग टेक्निक्स कौन कौन सी है। बेसिकली बात की जाए तो दो तरह की टेक्निक होती हैं। एक होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिन्हें डायरेक्ट टेक्निक्स भी कहते हैं। सीधे सीधे इंडिविजुअल से जो अपना सब्जेक्ट होता है उसी से पूछ लिया जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, और एक होती है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करती हैं। दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के कुछ एग्जाम्पल्स दो। ये क्वेश्चन आरएस मेंस में आ चुका है 2018 में, 2016 में। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें होती है? सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, बिहेवियरल एनालिसिस होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस किया था, एनालिसिस ऑफ एरर्स किया था, जिससे उसने पर्सनैलिटी असेसमेंट किया, और वो बहुत ही शानदार असेसमेंट भी था। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का, वो एक नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक थी। इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। These techniques are rooted in different theoretical orientations, hence they throw light on different aspects of personality. Then सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में क्या होता है? गॉर्डन एलपोर्ट ने सबसे पहले ये मेथड बताया कि आप अपने सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट मतलब इंडिविजुअल मतलब जो भी व्यक्ति जिसका हम पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में? सब्जेक्ट। ठीक है, आप इसी से पूछ लो कि इसको कैसा फील हो रहा है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ हिज लाइफ, व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, वो क्यों परेशान है, परेशानी का कारण क्या है, किस तरह वो परेशानी दूर होगी, क्यों वो परेशानी आई। इस तरह से डायरेक्ट सेल्फ रिपोर्ट कर ली जाए। इट वॉज ऑलपोर्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट, हु सजेस्टेड that the best method to assess a person is by asking him or her about herself or himself. उससे खुद ही पूछ लो उसके बारे में। This led to the use of self report measures.
दे आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने पूछ लिया कि बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका जो सीक्वेंस होगा एक के बाद एक पूछने का, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होगा। तो एक के बाद एक ही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, सेकंड क्वेश्चन आप रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, नहीं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ लेंगे जो आपका मन करेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट होंगे, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी सेट होगा, ठीक है। often based on theory that requires subjects to give verbal responses using some kind of rating scale, ठीक है। इन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो स्केल, रेटिंग स्केल के आधार पर दिए जाते हैं कि क्या आप इस चीज से सहमत है, 1 to 10 पे रेट करो, जितनी रेटिंग होती है उस स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं। बात याद रखिएगा, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर में पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है गॉर्डन एलपोर्ट का, इन्होंने ये चीज शुरू की थी। दूसरा पॉइंट है कि पर्सन को असेस करना है किसके आधार पर, उसकी खुद की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं और सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रेस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। यहां तक क्लियर हो गई बात, आगे चलें। This method requires the subject to objectively report his or her own feelings with respect to various items। जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने जो स्टिमुलस जा रहा है उसके बारे में ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना साइकोलॉजिस्ट, किसको करना है, सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। द रेस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू, दे आर स्कोर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सीधे सीधे 1 से 10 तक के स्कोर तक उनको रेट कर दिया जाएगा, एंड इंटरप्रेटेड ऑन द बेस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। अब क्या होता है, कोई भी टेस्ट यहां पर दिया जाता है, क्वेश्चन सेट होते हैं, these क्वेश्चंस आर नोन एज स्टिमुलस, इसको दिए जाने हैं क्वेश्चन सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या करेगा, उसमें रेस्पॉन्सेज देगा। रेस्पॉन्सेज जो होता है वो बेसिकली सेट पैटर्न में दिए जाते हैं, या तो आप ट्रू फॉल्स देंगे, ऐसा नहीं कि ओपन आप कुछ भी बोल दो, नहीं, या तो आप ट्रू फॉल्स की उसमें दोगे या फिर आप रेटिंग स्केल पर दोगे 1 से 10 तक की रेटिंग। और इसके आधार पर जब ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर टेस्ट जो होता है ये जब बनाया जाता है, इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इसके आंसर्स भी सेट किए जाते हैं। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 5 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर तरह से सोच रहा है, इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। देन तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट होते हैं, उन क्वेश्चंस का अरेंजमेंट सेट होता है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो सेट होते हैं। हर आंसर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू दिया है इसका मतलब ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, अगर इस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स दिया है इसका मतलब ये व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने यहां पर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में क्या क्या 3 चीजें सेट की। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन सेट किए, क्या क्या क्वेश्चन होंगे। पॉइंट नंबर 2, उनका अरेंजमेंट सेट किया, वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वेश्चंस थे। और पॉइंट नंबर 3, उनके आंसर्स हमने सेट किए और उन पर्टिकुलर आंसर्स हुई पर्सनालिटी असेसमेंट की, वो हमने, ये था आपका पहला तरीका, पहली टेक्निक जो कि किसी भी तरह की पर्सनालिटी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। हालांकि इसके लूप होल्स भी हैं काफ़ी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लूप होल ऐसे हैं, देखो मैं मोटी मोटी आपको बताऊं, पैटी में दिखा है ये, लेकिन बाद में आएगा लास्ट में कि किस तरह सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो हैं वो बैकफायर कर जाते हैं, उनमें लूप होल है काफ़ी। लूप होल ये है, सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए भी अपने जवाब मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, जिससे पर्सनैलिटी असेसमेंट पूरी तरीके से मैनिपुलेट। या फिर हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो हाँ ज़्यादा बोलेगा क्वेश्चंस की, ये ज़्यादा टेंडेंसी टू आंसर यस ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से आंसर दे सकता है कि अगर मैं ये आंसर दूंगा तो मुझे सोशली ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से ये तीनों प्रॉब्लम्स आगे डिस्कस की जाएगी बहुत अच्छे से, कि किस तरह से सेल्फ रिपोर्ट में या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो वो उनके लूप होल्स हैं, वो सारी बातें। इसके अलावा सेकंड बात की जाए तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI जो है वो डेवलप किया गया, किसके लिए, पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए। पहला हमने क्या पढ़ा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर, दूसरा हमने पढ़ा MMPI का फुल फॉर्म क्या है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। टारगेट क्या है, पर्सनालिटी असेसमेंट।
किसके द्वारा बनाया गया? हथावे और मैकिनले के द्वारा। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हुए बहुत ही इफेक्टिव तरीका इन्होंने साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए एक हेल्पिंग टूल के लिए बनाया, और बाद में इसको रिवाइज किया गया, MMPI-2 को कर दिया गया। देन इसमें क्या दी गई आपको? 567 बहुत ही अच्छा फिगर है, याद रखने फिगर है, आप याद रखेंगे 5 6 7। ठीक है, MMPI में आपको 5 किसी भी सब्जेक्ट के सामने 567 स्टेटमेंट्स रखी जाती है। ठीक है, उनका आंसर क्या होता है? उनका आंसर होता है ट्रू और फॉल्स। देन और 10 सब स्केल्स पे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज करने वाली एक टेक्निक है, जो कि हाथावे और मैकिनले ने डेवलप किया था, और एक हेल्पिंग टूल था साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए। देन इसके बाद इसको रिवाइज किया गया, MMPI सेकंड बनाया गया। इसके अंतर्गत 567 स्टेटमेंट्स जो है वो सब्जेक्ट के सामने रखी जाती है, और सब्जेक्ट को सिर्फ बाउंड किया जाता है कि वो ट्रू या फॉल्स में ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर दे। देन और जो वो आंसर देगा उसको 10 सब स्केल्स पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, 10 सब स्केल्स क्या होंगे कि किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाएगा, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, या तो उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकता है, वो जो आंसर देगा उसके हिसाब से। 10 सब स्केल्स की बात कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट्स कितनी? 567। ये क्या है? स्टिमुलस है जो दिया जा रहा है सब्जेक्ट को फॉर हिज पर्सनैलिटी असेसमेंट। उसके बाद रेस्पॉन्सेस क्या है? ट्रू और फॉल्स, और जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो निकाला जाएगा 10 सब स्केल पे। 10 सब स्केल्स की बात करते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सेकंड डिप्रेशन, थर्ड हिस्टीरिया, फोर्थ साइकोपैथिक डेविएट, फिफ्थ है मस्कुलिनिटी या फेमिनिटी। ठीक है, फिर है पैरानोया, फिर है साइकेस्थेनिया, शिजोफेनिया, मेनिया और सोशल इंट्रोवर्जन। इस तरह से ये 10 जो है वो सब स्केल्स हैं। तो अगर आपके पास MMPI के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है कि MMPI के अंतर्गत 567 स्टेटमेंट्स एज ए स्टिमुलस दी जाती है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो आंसर देता है वो ट्रू और फॉल्स में देता है। जो सब स्केल्स जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो 10 सब स्केल्स पर की जाती है, उनके आप नाम भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ बताए। उसके अलावा ये हाथावे और मैककिनले के द्वारा डेवलप किया गया था, और अभी हाल फिलहाल MMPI सेकंड वर्जन जो है वो भी इसका बना दिया गया। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, ठीक है, ये जो 567 स्टेटमेंट्स है इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जो या फिर ट्रांसलेट करने की जो महान काम है वो किया गया मलिक और जोशी द्वारा, और इस इन्वेंटरी को नाम दिया गया, जो इन्वेंटरी उन्होंने बनाई 567 अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिनेरियो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन्होंने बनाया, उसका नाम था JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी ऑन द लाइंस ऑफ MM। देन तो आपको कभी भी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाना हो तो MMPI टेस्ट भी होता है, इसमें 567 स्टेटमेंट दी जाती है। ये एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसके आपको ही आप रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ भी लूप होल्स है। आप ट्रू रिप्लाई ज़्यादा कर सकते हो। आप देखेंगे किसी भी आप असेसमेंट को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति ने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ट्रू को ज़्यादा टिक लगाया होगा। एक टेंडेंसी होती है हाँ बोलने की, ठीक है, कि व्यक्ति किसी भी स्टेटमेंट पे वो सही हो या गलत हो, हाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बोलता है। ठीक है, दूसरी सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से वो आंसर कर सकता है। तीसरा साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करने के लिए वो आंसर कर सकता है। तो ये रियल पर्सनैलिटी यहाँ पर असेस नहीं हो पाती, जो भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यहाँ पर आप, जहाँ पर व्यक्ति को पता है कि उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊं कि आप एक व्यक्ति को एक रूम के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, आप उसका बिहेवियर अलग होगा अगर आप उस रूम में एक CCTV लगा दीजिए। ये CCTV लगा हुआ है और यहाँ पर एक व्यक्ति, आपने उसको रूम में बंद कर दिया। अब इसका बिहेवियर जो है वो अलग रहेगा तब तक जब तक इसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। जैसे ही इस व्यक्ति को यहाँ पर ये पता चलेगा कि CCTV कैमरा लगा हुआ है एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट समवन इज वाचिंग, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर देगा। वो उस तरह से बिहेव करेगा कि यहाँ पर जो देख रहा हो उसको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ होती है जब भी सब्जेक्ट को ये पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है, तो सोशल डिजायरेबिलिटी के ट्रू बोलने की टेंडेंसी
जो भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होंगी उनके ये लूप होल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से वो आंसर देगा, साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करने के लिए वो आंसर देगा, ट्रू वो ज्यादा बोलेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन सी दो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी। फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सेकंड प्रोजेक्टिव टेक्निक थी एमएमपीआई, और एमएमपीआई सेकंड बना मलिक एंड जोशी ने। क्लियर। अब आगे चलते हैं, थर्ड जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक, एक महान साइकोलॉजिस्ट हुए जिनके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए। बहुत सारा इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया साइकोलॉजी और पर्सनालिटी को डिफाइन करने में, पर्सनालिटी को असेस करने में, और एक बहुत ही शानदार जो है वो क्वेश्चनियर बनाया, इसको EPQ कहा जाता है, आइंस्टीन पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, जिसमें इन्होंने टारगेट किया 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स को। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहा EPQ में आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने हमें बताया कि किस तरह जो पर्सनालिटी है वो दो डायमेंशंस की तरफ काम करती है, दो डायमेंशंस उस पर्सनालिटी के होते हैं, और उन्होंने अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए किसी भी इंडिविजुअल को उसमें एसेस किया। ठीक है, ये एक टेस्ट बनाया गया, एक क्वेश्चनियर बनाया गया जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन थे, उनके कुछ आंसर्स थे। ठीक है, और वो सब चीजें किसको एसेस करती थी? पर्सनालिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, और डिटेक्ट करती थी 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि इनके आसपास घूमते थे, या तो इंट्रोवर्जन के आसपास, एक्सट्रावर्जन के आसपास, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल। तो टोटल 4 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हुई, एक पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा हुआ? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और एक पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा हुआ? इमोशनली स्टेबल या इमोशनली अनस्टेबल। बाद में क्या हुआ? और 32 पर्सनालिटी ट्रेट की बात हमने करी ली, बाद में क्या हुआ? एक और तीसरी डायमेंशन देखी गई जिसको कहा गया साइकोटिज्म। ठीक है, और इसको लिंक किया गया साइकोपैथोलॉजी से, मतलब इस क्वेश्चनएयर से जो भी डेटा निकल के सामने आया उससे साइकोलॉजी का कोई भी एब्रेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, तो उनके उपचार जो है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस टेस्ट के आधार पर किया गया। तो इसको किससे लिंक किया गया? साइकोपैथोलॉजी से। दैट रिप्रेजेंट्स लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर्स, अ टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशंस। ठीक है, कि कोई बंदा सैड है, सैड मतलब उदास नहीं होता, साइकोलॉजिकल भाषा में सैड का मतलब होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज पता करने का कैसे पता चलेगा? EPQ से पता चलेगा। इससे 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिटेक्ट किया जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि उस व्यक्ति में डिप्रेशन कितना है, एंजाइटी कितनी, स्ट्रेस कितनी है, वो सारा एक तरह से पर्सनालिटी असेसमेंट हो जाएगा। और जो व्यक्ति साइकोटिज्म के ऊपर ज़्यादा वो करेगा, मतलब स्कोर उसमें ज़्यादा होगा साइकोटिज्म का, उस डायमेंशन का स्कोर ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति क्या होगा? हॉस्टाइल होगा, ईगोसेंट्रिक होगा, एंटी सोशल होगा। और ये जो टेस्ट बनाया गया आइंस्टीन के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज किया। बात समझ में आ गई कि कोई भी साइकोलॉजिकल एब्रेशन है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका पता किससे चलता है? उसका पता चलता है एक टेस्ट से। और EPQ वैसा ही एक टेस्ट है जो 2 डायमेंशंस पहले थी, कौन कौन सी? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल, और फिर बाद में साइकोटिज्म, एक तीसरी डायमेंशन और बनाई गई। टोटल पर्सनालिटी ट्रेट, कितने पर्सनालिटी ट्रेट को वो एग्जामिन कर रहा है? 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स को वो देखने की कोशिश कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल में। बात समझ में आ गई? और इसी का यूज करते हुए, इसी EPQ टेस्ट का यूज करते हुए साइकोपैथोलॉजी से इसको लिंक किया जाता है। बात समझ आई? अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। ये सारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आगे आएंगी। जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या है? नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। डन। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में, उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी बात करते हैं 16PF के बारे में। आपको अगर याद है तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि 16PF मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो है वो किसने दिए थे? रेमंड कैटल ने दिए थे। किसने दिए थे? रेमंड कैटल ने। और इन्हीं 16PF को ध्यान में रखते हुए, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, रेमंड कैटल ने एक टेस्ट को डिजाइन किया, जिस टेस्ट का नाम था 16PF। किसके द्वारा डेवलप किया गया? रेमंड कैटल के द्वारा। और अपनी थ्योरीज, अपनी स्टडीज के द्वारा उन्होंने क्या किया? पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स को आइडेंटिफाई किया, लार्ज सेट ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स को। ठीक है, विच वर सब्जेक्टेड टू फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। और इन पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स के द्वारा क्या हुआ? पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया फैक्टर एनालिसिस के द्वारा। इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब वो इंडिविजुअल जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजी में उसको क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट कहा जाएगा। उस सब्जेक्ट को क्या दी जा रही है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। ये टेस्ट हो रहा है,
ठीक है, ये टेस्टिंग कंडीशंस में है अभी सब्जेक्ट, और साइकोलॉजिस्ट उसको क्या दे रहा है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होगी, इनको हम कहेंगे स्टिमुलस। ठीक है, और सब्जेक्ट जो इनका आंसर देगा उनको कहा जाएगा रेस्पॉन्स। सारा खेल जो टेस्टिंग में है वो दो चीजों का है, एस एंड आर। एस क्या होती है, वो स्टिमुलस जो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किसी सब्जेक्ट को दी जाती है। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, वो स्टिमुलस हो गया। रेस्पॉन्स क्या होगा, रेस्पॉन्स वो आंसर होगा जो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो वापस साइकोलॉजिस्ट को देगा स्टिमुलस के बिहाफ में। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, और उस स्टिमुलस के साथ दो तीन क्या होती है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस और ऑल्टरनेटिव्स यहां पर दिए गए, और उसके बाद यहां बताया जाता है कि आप इन ऑल्टरनेटिव्स में से एक चूज करो। जिस तरह का वो चूज करता है वो चूजन ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कहलाता है। और उस रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, बाद में पर्सनैलिटी असेस होती है। जो डिस्क्रिप्टर्स हैं पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्टर्स जो रेमंड कैटल ने बताए थे, उन्होंने फिर बताया कि किस तरह से किस टाइप की ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा अभी, रेमंड कैटल के बारे में पढ़ा जिन्होंने 16 पीएफ बनाया, और 13 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स किसने बनाए थे, 13 पीएफ बनाए थे आइंस्टाइन ने। ठीक है, जिन्होंने 3 डायमेंशंस दी, पहले 2 डायमेंशंस दी, बाद में एक और डायमेंशन जो है वहां पर दी। डन हो गई बात समझ आ गई। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 16 पीएफ के बारे में पढ़ा जो रेमंड कैटल ने दिया था। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी होती है इसकी बात नहीं की गई है यहाँ पर, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इनके साथ क्या दी जाती है, ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। रेस्पॉन्स में जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, वो इन रेस्पॉन्स में से किसी एक रेस्पॉन्स को चुनता है, और क्या होता है फिर बाद में उस रेस्पॉन्स के आधार पर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स में से ये देखा जाता है कि कौन सा पर्सनैलिटी फैक्टर वो जो है वो उस सब्जेक्ट के अंदर है। बात समझ आई, आगे चलें। Apart from few popular tests of which use self-report technique, which have been described above, there are several others that try to assess specific dimensions of personality, such as locus of control, optimism, and authoritarianism. देखिए क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े वो सारे नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट थे, वो सारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स थे। अब इन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की जो प्रॉब्लम होती है, ये जो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स होती हैं, इनकी खुद की अपनी समस्याएं होती हैं, इसीलिए इनको कम से कम यूज किया जाता है। क्या समस्याएं होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने आपको यही बताया कि जो भी टेस्ट हमने पढ़े हैं वो कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को सामने रख के उसको बताते हो, भैया आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, आप अब जो आंसर दोगे उस आंसर के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होगी। ठीक है, और फिर सामने उसका इंटरव्यू ले लिया जाता है, या सामने उसको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम यहाँ पर काम करता है। इन्हें कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स या सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन। हमने कौन कौन से पढ़े, पहला पढ़ा 16 पीएफ बाय रेमंड कैटल, दूसरा पढ़ा ईपीक्यू आइंस्टाइन पर्सनालिटी क्वेश्चनएयर, उससे पहले पढ़ा था मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी एमएमपीआई, जिसको रिवाइज किया गया एमएमपीआई 2, और उसके बाद किसने, मलिक एंड जोशी ने क्या किया, एक और जेएमपीआई बना, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, इसके अलावा ये सारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमने 3 पढ़े, कौन सा, एमएमपीआई, ईपीक्यू और 16 पीएफ बाय रेमंड कैटल। डन हो गई बात। अब इनके हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एसडी की। एसडी क्या है, एसडी है सोशल डिजायरेबिलिटी। जो भी सब्जेक्ट आंसर देगा वो आंसर इस तरह से देने की कोशिश करेगा, उसको इस तरह से मोल्ड करेगा अपने आंसर को कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसको लगे कि यार ये बंदा तो सोशली बहुत अच्छा है, चाहे इसके मन में कुछ भी हो। ठीक है, आपको दिया गया कि एक व्यक्ति को आप मार सकते हो और एक व्यक्ति को आप गले लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे। तो सब्जेक्ट ने सोचा अगर मैं इसको मारने की बात करूंगा तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं इसको गले ही लगा लेता हूं। सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट के मन में चाहे इच्छा चल रही थी इसको मारने की, लेकिन सब्जेक्ट ने अपना आंसर मोल्ड किया सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से। तो क्या इस व्यक्ति की असली पर्सनैलिटी सामने आई, क्या इसके मन क्रम वचन में जो बात चल रही थी वो सामने ये ला पाया, नहीं ला पाया, ये यहाँ पे ब्लफ कर गया। तो इस तरह से सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से एक सब्जेक्ट जो है वो आंसर देता है, और यहां पर सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है वो बैकफायर कर जाते हैं। डन हो गई बात। सेकंड पॉइंट देखें,
सेकंड पॉइंट आता है, पहली चीज हो गई सोशल डिजायरेबिलिटी इज वन ऑफ देम। इट इज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट सब्जेक्ट के आधार पर टू एंडोर्स आइटम्स इन अ सोशल डिजायरेबल मैनर। वो जो आंसर देगा, जो भी ऑल्टरनेटिव चूज करेगा, वो सोशल डिजायरेबल मैनर में उसको बोलने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को अच्छा लगे, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। डन, पहला पॉइंट तो हो गया सोशल डिजायरेबिलिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एक्विंसेंस। एक्विंसेंस का मतलब होता है आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका आंसर क्या दोगे? यस, यस, यस मैन सिंड्रोम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एक्विंसेंस में क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू एग्री विद आइटम्स या क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स। वो क्वेश्चन के कंटेंट में जाने से ज्यादा, अपना दिमाग इस्तेमाल करने से ज्यादा वो ये देखता है कि इसका आंसर यस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम आती है। यहां पे ज्यादातर आंसर्स आप किसी भी क्वेश्चनियर में उठा के देखेंगे तो यस आंसर्स आपको ज्यादा मिलेंगे नो से। ठीक है, तो यहां ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे क्वेश्चन सर यस, लगभग 70-80% आप यस आंसर देते हैं। ठीक है, These tendency render the assessment of the personality less reliable, और इसी की वजह से यहाँ पर जो पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ें आ गई है। अब वो क्या क्या लिखना है? सोशल डिजायरेबिलिटी के बारे में लिखना है, एक्विंसेंस के बारे में लिखना है। ठीक है, कि आप यस ज़्यादा बोलेंगे और वो चीज़ ज़्यादा बोलेंगे जो लोग सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। These tendencies render the assessment of personality less reliable. It is also necessary to sound a note of caution at this stage. Remember that psychological testing and understanding personality requires great skill and training. हमेशा जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है या पर्सनैलिटी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है, उसमें ग्रेट स्किल और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से सेल्फ रिपोर्ट मेजर? 16 PF बाय रेमंड कैटल के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा, जो बाद में मल्टी पर्सनैलिटी। तीसरी चीज क्या पढ़ी हम? एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर के बारे में। ये तीन चीजें जो है ये क्या कहलाती है? सेल्फ रिपोर्ट। के बाद हमने यहां पर पढ़ने की कोशिश की कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पहली तो है सोशल डिजायरेबिलिटी, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है एक्विंसेंस। इस तरह से यहां पर हमने ये पढ़ लिया। ये सारी चीजें क्या थी? नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस तरह काम करती है, क्या होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, पहले हम वो पढ़ेंगे और फिर कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के काम में आती है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। डन, तो शुरू करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है डायरेक्ट टेक्निक से। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ी वो क्या थी? डायरेक्ट टेक्निक्स थी, चाहे वो 16 PF हो, MMPI हो, EPQ हो। ठीक है, इसमें डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, उनके आंसर्स लिए जा रहे थे, चाहे वो ओपन एंडेड आंसर्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट से रिलेटेड आंसर्स हो, ऑल्टरनेटिव्स से रिलेटेड आंसर्स हो, लेकिन वो सारे उनसे लिए जा रहे थे। तो उन सारी टेक्निक्स को क्या कहते हैं? डायरेक्ट टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट की, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, इन चीज़ों का पहला टारगेट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसे ये बताना ही नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो असेस हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर्सनैलिटी असेसमेंट के टाइम पर, पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन के टाइम पर क्या होता है कि सब्जेक्ट को बताया जाता है कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है और आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता, because they tend to rely on the information directly obtained from the person who clearly knows his personality is being assessed. यहाँ क्या होता है? डायरेक्टली ये बताया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है उनमें ये नहीं बताया जाता कि आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? यहाँ पर वो सोशल डिजायरेबल मैनर में आंसर करेगा, वो अपनी प्राइवेट फीलिंग्स, प्राइवेट इमोशंस वगैरह शेयर नहीं करेगा और इस तरह की चीज़ें वो करेगा। लेकिन इन दीज सिचुएशंस पीपल जनरली बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड हेजिटेट टू शेयर देयर प्राइवेट फीलिंग्स, थॉट्स एंड मोटिवेशंस। इस सारी चीज़ों में क्या होता है? प्राइवेट फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है सब्जेक्ट, थॉट्स को शेयर नहीं करता है सब्जेक्ट, और मोटिवेशंस को शेयर नहीं करता है सब्जेक्ट। ठीक है, वो सिर्फ वही बातें बताने की कोशिश करता है जो वो बताना चाहता है, जो सोशल डिजायरेबल मैनर में ही बात करने की कोशिश करता है। जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता, और इसीलिए मुझे और बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट को भी यही लगता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो एक बेहतर रास्ता है किसी की भी पर्सनैलिटी को प्रॉपर तरीके से असेस करने का।
ठीक है, यहाँ क्या होता है, वो सोशल डिजायरेबल मैनर में आंसर करने की कोशिश करता है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में, डायरेक्ट टेक्निक्स जितनी भी उसमें। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि किस तरह से उसका असेसमेंट चल रहा है। इन सारी टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन सब बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो बात करी वो डायरेक्ट टेक्निक्स थी, सीधे सीधे सब्जेक्ट से पूछा जा रहा था। 16 PF बाय रेमन कैटल, MMPI, ठीक है, और EPQ बाय स्नैक। मलिक और जोशी ने भी जो चीज़ें बनाई वो JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक इन्वेंट्री की बात हुई। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, जिसमें सब्जेक्ट को पता ही नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है। ठीक है, इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से असेस किया जाता है, वो हम सारी बातें यहाँ करेंगे। इस सिगमंड फ्रीड का नाम आपको याद होगा। ठीक है, सिगमंड फ्रीड एक काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साइकोलॉजी को एक नए लेवल पे पहुंचाने की। बहुत सारे उन्होंने टेस्ट वगैरह निकाले और उनकी थ्योरीज जो है साइको एनालिटिक थ्योरी या साइकोडायनेमिक थ्योरी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और यहाँ पर जो है वो इनकी साइकोडायनेमिक थ्योरी या हम कहें साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है भाई, क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर होता है। एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए 10 काम कर रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ इस काम जो होते हैं वो बैक ऑफ इस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से वो काम करता है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि आपने कोई काम किया और बाद में आप बोलते यार मैंने सोचा ही नहीं है, मैंने कैसे कर दिया, ये अपने आप ही हो गया। वो अपने आप नहीं हुआ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके अनकॉन्शियस माइंड ने वो काम करवाया। आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो पूरा प्रोसीजर था कि वो काम कैसे होगा। ठीक है, वो आपने नहीं किया, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड ने कराया। तो जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है, साइको एनालिटिक थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर का मेजोरिटी पार्ट, जो लार्ज पार्ट होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, अनकॉन्शियस मोटिव्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अनकॉन्शियस मोटिव्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इन्हीं अनकॉन्शियस मोटिव्स को कहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है, किसके द्वारा असेस किया जा रहा है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा, जो कि सिगमंड फ्रीड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में बताया। ठीक है, कोई भी आप देख लीजिए कि ये ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये तो कॉन्शियस उससे हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सारा पार्ट जो लेयर के नीचे दबा हुआ है, ये जो चीज दिख रही है, ये अनकॉन्शियस माइंड से बिहेवियर काम कर रहा है। सिगमंड फ्रीड ने बताया था। सिगमंड फ्रीड ने एरर एनालिसिस किया, ड्रीम एनालिसिस किया, ठीक है, बिहेवियर एनालिसिस किया, और फिर ये बताया कि किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड जो है वो बिहेवियर को गवर्न करता है। जो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट है, जिनकी अभी हमने बात की, चाहे वो 16 PF हो, चाहे वो MMPI हो, ये सारी चीजें क्या करती है, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द बिहेवियर को एसेस नहीं करती। क्योंकि आपको पता है अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ जो होता है अपने ब्रेन का या अपने बिहेवियर का या अपनी फीलिंग्स जो होती है, वो हमें खुद को पता नहीं होती। तो जो बात हमें खुद को पता नहीं है, वो हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर में साइकोलॉजिस्ट को कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। तो जो डायरेक्ट टेक्निक्स हैं उसमें हम अपने जो अवेयर्ड पार्ट है, जो अब हमें अवेयरनेस है जिन फीलिंग्स के बारे में, वो ही हम रिपोर्ट कर पाते हैं। जबकि अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है उसको हम रिवील नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, डायरेक्ट मेजर्स में। लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो इतना सा ही कॉन्शियस माइंड से काम करता है, बाकी ये इतना सारा जो है ये अनकॉन्शियस माइंड ही गवर्न कर रहा है हमारे बिहेवियर को। ठीक है, तो इसको एसेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं किया तो फिर क्या पर्सनालिटी डिटर्मिनेशन हुआ, क्या पर्सनालिटी असेसमेंट हुआ। तो इस चीज़ को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का काम लिया जाता है, साइको एनालिटिक थ्योरी पर बेस जो होती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करते हैं, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। और ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसमेंट है, ये क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहलाते हैं। डायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसमेंट मतलब 16 PF, MMPI, EPQ, ये सारी चीजें सब्जेक्ट से डायरेक्ट पूछ रही है कि आपको कैसा फील हो रहा है। लेकिन सब्जेक्ट वही बता रहा है जो उसके कॉन्शियस माइंड में है। जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो तो सब्जेक्ट को खुद को ही नहीं पता कि यार मेरी अनकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स, क्या मोटिवेशन है, वो खुद ही अवेयर नहीं है, तभी तो वो अनकॉन्शियस माइंड में है। तो जब वो खुद अवेयर नहीं है तो वो साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं बता पाएगा, एसेसर को भी नहीं बता पाएगा, तो पर्सनैलिटी असेस होगी ही नहीं। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ये बहुत ही सटीक तरीका है किसी भी पर्सनैलिटी को असेस करने का, चाहे वो कॉन्शियस माइंड से असेस कर रहे हो आप, प्री कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, या अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से असेस कर रहे हो। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो सिर्फ इसीलिए डेवलप की गई ताकि अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स जो है उनको भी असेस किया जा सके। ठीक है, ये जो टेक्निक्स होती हैं ये लेस स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या सिचुएशन को फॉलो करती है। कि मतलब एक सेकंड में इसको रब कर दूं थोड़ा सा,
कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उसको किस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से बातें करनी है, वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है या लेस स्ट्रक्चर्ड रहता है, वो इतना प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड और लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस मतलब वो क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट को पूछे जा रहे हैं, और जो सब्जेक्ट भी जो रेस्पॉन्सेज देगा, ये हो गया स्टिमुलस, ये हो गया रेस्पॉन्सेज, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्सेज देगा ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं होते, ये भी ओपन एंडेड होते हैं, वो किसी भी तरह उसको कर सकता है। तो ये जो रेस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, इनसे क्या पता चलता है, वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, डिजायर्स को, नीड्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इन सारी टेक्निक्स को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। इससे प्रोजेक्शन मिलता है हमें सब्जेक्ट के अनकॉन्शियस माइंड का भी और कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है तो आप सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अपनाएंगे, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से पर्सनैलिटी असेस करना है तो अब हम आगे जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में आप वो चीज़ें यूज़ करोगे पर्सनैलिटी असेसमेंट का। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये जो रेस्पॉन्सिव सब्जेक्ट देगा, ये एक हाईली स्किल्ड साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ही उनको असेस कर सकता है, क्योंकि ये कोई स्कोर नहीं होगा इन रेस्पॉन्सेस का, ये क्वालिटेटिव होंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव होंगे, गुणात्मक होंगे, कि आप गुण देखोगे कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। क्या सही है, यस और नो नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, ये ग्रे होगा। क्वालिटी देखी जाएगी इन रेस्पॉन्सेस की, और हर रेस्पॉन्स की जो क्वालिटी होती है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को शो करेगी। दीज प्रोजेक्शन आर इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स। ये जितने भी प्रोजेक्शंस होंगे, मतलब यहाँ पर आपने स्टिमुलस दिया या कोई सिचुएशन दी, कोई भी सिचुएशन है वो स्टिमुलस होता है, कोई क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन भी स्टिमुलस है, और ये सारी चीज़ें का जो रेस्पॉन्स निकल के कर आएगा, ये रेस्पॉन्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो एक्सपर्ट्स द्वारा ही किया जाएगा, एक्सपर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। बहुत सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो डेवलप की गई हैं, और वो अलग अलग स्टिमुलस मटेरियल यूज़ करती हैं। कुछ वर्ड्स दे देते हैं, कुछ जो है वो फोटोज़ दे देते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो सिचुएशंस दे देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। फोटोज में क्या होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, TAT। वर्ड्स में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, या वैट होता है, वर्ड अरेंजमेंट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ये सारी चीजें क्या है, स्टिमुलस है। हर वो चीज जो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट द्वारा सब्जेक्ट को दी जा रही है, वो क्या कहलाती है, स्टिमुलस। ये वर्ड भी हो सकते हैं, फोटोज भी हो सकते हैं, ये सिचुएशंस भी हो सकते हैं। आप में से अगर किसी ने इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या डिफेंस सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दिया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, तो वहां पर जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है स्क्रीनिंग के बाद, उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, WAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, TAT, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, SRT। ठीक है, ये पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक मॉड्यूल होता है उनमें। ठीक है, तो जो भी चीजें साइकोलॉजिस्ट द्वारा पर्सनालिटी असेस करने के लिए सब्जेक्ट को दी जा रही हैं, दीज ऑल आर नोन एज स्टिमुलस, और जो चीजें सब्जेक्ट इन चीजों पे रिएक्ट करके वापस दे रहा है, दीज ऑल आर नोन एज रेस्पॉन्सेज। और ये सारे रेस्पॉन्सेज एक्सपर्ट्स के द्वारा मेजर किए जाते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं किए जाते हैं, क्वालिटेटिवली किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस तरह से काम करती है। सम ऑफ देम रिक्वायर रिपोर्टिंग एसोसिएशंस विद स्टिमुली, कि जैसे वर्ड है तो वर्ड के साथ कुछ एसोसिएट करके आपको देना है। आपको स्टिमुली दे दिया कोई वर्ड, और आपको कुछ एसोसिएट करना है उस वर्ड के साथ, और फिर रिटर्न देना है आपको। इंक ब्लॉट्स हो गए, मतलब शाही के धब्बे लगे हुए कागज आपको दिखाए जाते हैं, और उन पे आपको रेस्पॉन्सेस देना होता है, उनके अराउंड आपको स्टोरीज लिखनी होती है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत आने वाले तरीके हैं। हम प्रॉपर तरीके से नाम के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि वर्ड से रिलेटेड होते हैं, इंक ब्लॉट से रिलेटेड होते हैं, आपको स्टोरी लिखनी होती है पिक्चर्स के अराउंड, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं, कुछ ड्राइंग्स आपको बनानी होती है, और एंड सम रिक्वायर चॉइस ऑफ स्टिमुली फ्रॉम ए लार्ज सेट ऑफ स्टिमुली। आपको 10 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। वो जो ऑप्शन आपने चूज किया वो आपकी बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें आपको बताता है किस तरह का आपका रेस्पॉन्स उन सारी सिचुएशंस को देखकर रहा। ठीक है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट होता है, यहां इंटरप्रेट किया जाता है। वहां क्या हो रहा था, डायरेक्ट मेजर्स में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा था, आपका रेस्पॉन्स आ रहा था, और रेस्पॉन्स को 1 to 10 की स्केल में नंबरिंग दी जा रही थी। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव असेसमेंट। यहां क्या हो रहा है, यहां आपका जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो ऐसा नहीं है कि वो सही है, गलत है, वेरी गुड, गुड, सब कुछ सही है,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती यहाँ रेस्पॉन्स में जो गलत होती है। आप जो भी रेस्पॉन्स देंगे वो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को या पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जो स्टिमुली होता है वो बहुत ज़्यादा वेराइड होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी फोटो हो सकती है, कोई भी इंक ब्लॉट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो स्टिमुली भी यहाँ पर वेरी करता है बहुत ज़्यादा, और अगर स्टिमुली वेरी करेगा तो रेस्पॉन्सेज भी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। डन? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब रेस्पॉन्सेज वेरी होने का एक और बहुत बड़ा मेजर होता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। ठीक है, ये कहावत बहुत पुरानी फेमस है। तो वही वाली बात है कि जब बहुत सारे लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, वेरिएशंस हैं लोगों में, और वेरिएशंस होने के कारण क्या है, वेरिएशंस होने के कारण उनकी पर्सनालिटी भी वेरी करती है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो रेस्पॉन्सेज भी वेरी करेंगे ही करेंगे। एक स्टिमुलस पे 10 तरह के रेस्पॉन्सेज आप 10 अलग अलग लोगों से सुन सकते हो, क्योंकि उन 10 लोगों की पर्सनैलिटी जो है, उन 10 लोगों की साइकोलॉजी जो है, वो सब अलग अलग लेवल पे काम कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर किया। और कुछ फीचर्स हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के, वो फीचर्स की हम बात करेंगे। पहला फीचर ये है कि जो स्टिमुली होगा वो फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और पुअरली डिफाइन भी हो सकता है। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो स्टिमुलस सब्जेक्ट के पास जा रहा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में 30 फोटोज दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उन 30 फोटोज में क्या होता है, मैक्सिमम 30 दिखाई जाती है। अलग अलग टेस्ट में, अलग अलग सिनेरियो में हम अलग अलग नंबर ऑफ फोटोज यूज कर सकते हैं। जैसे इंक बॉल टेस्ट है, उसमें 10 फोटोज दिखाई जाती है, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होती है, 2 कलर्ड होती है, 3 पेस्टल कलर्ड में होती है। ठीक है, ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो वो जो फोटोज है वो किसी भी सीक्वेंस में दिखाई जा सकती है। ये जो सीक्वेंस की बाध्यता नहीं है, ये इसको क्या बताता है, अनस्ट्रक्चर्ड बोलता है। स्ट्रक्चर्ड तब होगा जब 10 फोटोज एक ही सीक्वेंस में दिखाई जाएगी। जो स्टिमुलस है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इसी वे में होगा कि भाई पहले ये फोटो आएगी, दूसरे नंबर पे ये फोटो आएगी, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। अगर इस तरह से स्टिमुलस दिया जा रहा है तो दैट स्टिमुलस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड। लेकिन यहाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में स्टिमुलस जो है वो फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और पुअरली डिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड फीचर ये है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का जब भी यूज किया जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, तो जो सब्जेक्ट होता है, जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है जिसकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, उसको नहीं बताया जाता। उसको ये भी नहीं बताया जाता कि आपको स्कोर कैसे दिया जाएगा। उसको ये भी नहीं बताया जाता कि आपके जो रेस्पॉन्सेज होंगे पर्टिकुलर स्टिमुलस पर, उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। उसको इस असेसमेंट का पर्पस भी नहीं बताया जाता कि आप जो रेस्पॉन्स दोगे उससे आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है। ठीक है, तो पहला फीचर प्रोजेक्टिव टेक्निक का ये हो गया कि जो स्टिमुलस होता है वो फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, पुअरली डिफाइन भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो असेसमेंट है उसका पर्पस जो है वो सब्जेक्ट को नहीं बताया जाता, मेथड ऑफ स्कोरिंग नहीं बताई जाती, इंटरप्रिटेशन नहीं बताया जाता। क्लियर? आगे देखते हैं हम। पर्सन को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी आप रेस्पॉन्स दे रहे हो तो ऐसा नहीं है ये सही है या ये गलत है, सब कुछ सही है, जो आप दे रहे हो वो सही है। उनके अलग अलग मायने हम निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, ईच रेस्पॉन्स इज कंसिडर टू रिवील ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो भी रेस्पॉन्स दिया जाएगा वो आपकी पर्सनैलिटी टाइप को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको स्टिमुलस दे रहा हूं कि आप रास्ते में जा रहे हैं और एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे? ये एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, एक रेस्पॉन्स तो ये हो गया, डायरेक्ट ऑफिस चला गया। दूसरा रेस्पॉन्स ये हो गया कि मैं यहां खड़ा होऊंगा, एम्बुलेंस को कॉल करूंगा और फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। थर्ड क्या हो गया, अरे ऑफिस तो रोज ही जाते हैं, मैं अपने ऑफिसर को कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा कि आई एम इन अ वेरी टफ सिचुएशन और ये करके मैं जाता हूँ, इसको फर्स्ट एड दूंगा और फिर इसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। फोर्थ रिएक्शन क्या होगा कि आप डायरेक्ट इसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो, ना ऑफिसर को कॉल कर रहे हो, ना फर्स्ट एड दे रहे हो। पांचवा सिचुएशन क्या होगा कि मैं फर्स्ट एड दूंगा, एम्बुलेंस को कॉल करूंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल तो एम्बुलेंस ले जाएगी और मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस चला जाऊंगा। तो ये अलग अलग रेस्पॉन्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो तो आप गलत हो, लेकिन आप ऑफिस जा रहे हो तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी नजर आ रही है कि वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंड ऑप्शन आप यूज कर रहे हो तो मतलब यू आर वेरी काइंड,
थर्ड ऑप्शन आप यूज कर रहे हो तो आप यहां भी संभाल रहे हो, यहां भी संभाल रहे हो, अपना जो काम है जो आप आज करने वाले थे वो जूनियर को डेलीगेट कर रहे हो और इस तरह से मैनेज कर रहे हो सारी चीजों को। तो हर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गलत है पांचवा ही सही है, नहीं, सारे ऑप्शन सही हैं। आप जो रेस्पॉन्स आप देते हो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट जो है, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है उसको रिवील करता है। ठीक है। स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो लेंदी होता है और समटाइम्स सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट और ब्लैक हो गया, सही और गलत हो गया, ये ग्रे भी हो सकता है। आप किसी भी तरीके से इन चीजों को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एक बार ये टेक्स्ट क्या दे रहा है ये भी पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कौन से बताए मैंने? साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब EPQ, मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री और 16PF। दीज आर नोन एज साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिनमें स्कोर दिया जाता है। ठीक है। जिनमें रेटिंग दी जाती है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। जो क्वांटिटी देखते हैं, रिक्वायर क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैंने आपको बताई वो क्या देखते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं आपके उसकी। ठीक है। वो क्वांटिटेटिव नहीं होते, उनमें कोई स्कोर नहीं होता, उनमें रेटिंग नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होते हैं। कौन से? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जितनी भी अब हम आगे पढ़ेंगे वो सारी क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और हम शुरू करेंगे इंक बोल्ट टेस्ट से। और इस टेस्ट का नाम जो है वो इसके साइकोलॉजिस्ट हरमन रॉशस के ऊपर पड़ा। 10 इंक बोल्ट होते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड हम अब आगे वाला जो जितने भी स्लाइड्स हैं वो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंक बोल्ट टेस्ट से, फिर हम देखेंगे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT, उसके बाद पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी देखेंगे कि किस तरह से एक पिक्चर में एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर रहा है और आपका सिचुएशन, आपका रिएक्शन जानने की कोशिश की जा रही है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट देखेंगे, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट देखेंगे, बिहेवियरल एनालिसिस देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे। ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें आगे बिहेवियरल एनालिसिस टेस्ट में होती है। तो 3 चीज़ें हमें देखनी है। पहली साइकोमेट्रिक टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं आपको कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है वो सारी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लेते हैं इंक बॉल टेस्ट क्या होता है। सीधा सीधा पूछ लेते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी या फिर ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ठीक है। थर्ड आता है बिहेवियरल एनालिसिस। इसमें आता है इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। बिहेवियरल रेटिंग्स वगैरह, नॉमिनेशन वगैरह, ये सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंक बोल्ट टेस्ट से, जो कि पहला तरीका है, पहली टेक्निक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट की। इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक मोटे मोटे पॉइंट्स की बात की जाए तो जो इंक बोल्ट टेस्ट है वो किसने डेवलप किया? हरमन रॉशस ने। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर ये इस टेस्ट का नाम पड़ा। इस टाइप का टेस्ट है ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। कितने इंक बोल्ट होते हैं? 10 इंक बोल्ट होते हैं। डन। जिसमें से 5 कौन से होते हैं? 5 होंगे ब्लैक एंड वाइट कलर के। ठीक है। 2 जो होंगे वो रेड इंक के होंगे और 3 जो रिमेनिंग है वो पेस्टल कलर्स के होंगे। पेस्टल कलर्स कौन से होते हैं? थोड़े से लाइट कलर, जैसे आपको पीछे लोगो दिख रहा है ये लाइट कलर का है, तो ये पेस्टल कलर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 10 इंक बोल्ट होते हैं। इंक बोल्ट का मतलब क्या होता है? एक वाइट कार्डबोर्ड शीट, बेसिकली कितने बाय कितने की? 7 इंच बाय 10 इंच की एक वाइट कार्डबोर्ड के ऊपर इंक के धब्बे डाले जाते हैं और फिर उसको हाफ फोल्ड कर दिया जाता है ताकि एक डिज़ाइन सा यहाँ पे यूँ इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है। ये इस तरह के 10 जो हैं वो इंक बोल्ट दिखाए जाते हैं आपको। फिर आपको बताना होता है कि आपको क्या दिख रहा है और इसके ऊपर आपको क्या लगानी होती है? एक स्टोरी बनानी होती है। ठीक है। तो टोटल कितने इंक बोल्ट सामने हैं आपके? 10। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 में से कितने ब्लैक एंड वाइट है? 5। कितने रेड कलर के हैं? 2। कितने पेस्टल कलर्स के हैं? 3। देन बॉल्स आर सिमेट्रिकल इन डिज़ाइन। सिमेट्रिकल क्यों होते हैं डिज़ाइन में? क्योंकि जैसे यहाँ एक धब्बा पड़ा और उसको हाफ फोल्ड कर दिया तो ये सिमेट्री हो गई। जितना इस हाफ में जिस तरह का बना हुआ होगा उसी तरह का इस हाफ में बना हुआ होगा। ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल होते हैं डिज़ाइन में। इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और फॉर्म होता है।
ईच बोल्ट इज प्रिंटेड इन द सेंटर ऑफ ए वाइट कार्डबोर्ड। एक वाइट कार्डबोर्ड होता है जिस कार्डबोर्ड के जो मेजरमेंट्स होते हैं होता है 7 इंच बाय 10 इंच। ठीक है, 7 इंच 10 इंच साइज वाइट कार्डबोर्ड होता है। सिमेट्रिकल डिजाइन होता है, इंक के धब्बे होते हैं और उसे इंक बोल्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कितने इंक बोल्ट कार्डबोर्ड आपको कितने दिखाए जाएंगे? 5, जिसमें से 2 रेड और 3 पेस्टल। टोटल कितने हो गए? 10। डन। अब ये इंक बोल्ट बनाए कैसे जाते हैं? द बोल्ट्स जो धब्बे हैं वो बनाए जाते हैं एक वाइट कलर के कार्डबोर्ड, एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर इंक को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ब्लैक इंक को ड्रॉप किया जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट 5 हो जाएंगे, रेड इंक को ड्रॉप किया जाएगा तो रेड कलर के 2 हो जाएंगे और पेस्टल कलर की इंक को ड्रॉप किया जाएगा तो वो 3 पेस्टल कलर्स की हो जाएगी। डन हो गया बात। अब ये जो टेस्ट है ये 2 फेजेस में कराया जाता है। पहला फेज को कहा जाता है परफॉर्मेंस प्रॉपर। पहले फेज को क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में क्या होता है कि आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आपको दिख क्या रहा है। आप मतलब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसको ये सबसे पहले वो सब्जेक्ट ये बताता है कि आपको उसमें दिख क्या रहा है। तो ये जो फर्स्ट फेज है इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में क्या किया जाएगा? सिर्फ ये बताया जाएगा कि व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल है जिसकी पर्सनैलिटी एसेस की जा रही है, उसको दिख क्या रहा है। ठीक है, द कार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली इनटू 2 फेजेस। ठीक है, आपको इंक बोल्ट दिखाया जाएगा। पहले फेज में आप क्या बताओगे? जिस फेज का नाम क्या है? परफॉर्मेंस प्रॉपर। ठीक है, उसमें क्या कहा जाएगा? आपको ये कार्डबोर्ड दिखाया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। ये फेज 1 हो गया। ठीक है, व्हाट द सीन ईच ऑफ देम। ठीक है, फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज में क्या बताया जाएगा? सेकंड फेज में आपको ये पूछा जाएगा कि इस पर कोई एक डिटेल्ड रिपोर्ट दो, एक इंक्वायरी दी जाएगी, इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इन द सेकंड फेज कॉल्ड इंक्वायरी। पहला फेज का नाम क्या था? परफॉर्मेंस प्रॉपर। दूसरे फेज का नाम क्या है? इंक्वायरी। देन a detailed report of the response is prepared by asking the subject to tell where, how and on what basis was a particular response made। कि क्यों ऐसा एक जो response जो आपने दिया कि आपको ये चीज़ दिख रही है वो क्यों दिखी, उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, स्टोरी नहीं लिखी जाएगी। स्टोरी आगे जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, उसमें स्टोरी लिखी जाएगी। यहाँ पर जो इंक बोल्ट टेस्ट हुआ वो किसने किया? हरमन ने उसको डिज़ाइन किया। 10 इंक बोल्ट यहाँ पर रखे गए, जिसमें से 5 जो थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, 2 जो थे वो रेड इंक के थे, 3 जो थे वो पेस्टल कलर्स के थे। डन। व्हाइट कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड के ऊपर उसको बनाया गया। ठीक है, सिमेट्रिकल था ये इंक बोल्ट। डन। इंक के धब्बे उस पर डाले गए। इस कार्डबोर्ड का साइज क्या था? 7 इंच बाय 10 इंच। डन। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर। फाइन जजमेंट इज नेसेसरी टू प्लेस द सब्जेक्ट रेस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। क्या होगा? आप सब्जेक्ट ने बता दिया कि उसको इंक बोल्ट में क्या दिखा, इंक्वायरी भी हो गई, लेकिन उसको जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत मायने रखता है और वो एक्सपर्ट ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। फाइन जजमेंट इज नेसेसरी टू प्लेस द सब्जेक्ट रेस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। द यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। वो ट्रेंड जो प्रोफेशनल होगा वो ही बता पाएगा कि इस इंक बोल्ट पे क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। क्या होगी बात? नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? पहली प्रोजेक्टिव टेक्निक हमने पढ़ी इंक बोल्ट टेस्ट। सेकंड प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो मॉर्गन एंड म्यूरे ने हमें बताई, TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। और ये टेस्ट जो है वो SSB इंटरव्यूज में भी होता है। डिफेंस के जो इंटरव्यूज होते हैं उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट में थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होता है। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड म्यूरे। इट इज़ अ लिटिल, और बाद में इसका इंडियन इंटरप्रिटेशन भी हुआ, इंडियन वर्जन जो है वो भी लॉन्च हुआ। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके द्वारा लॉन्च होता है वो उमा चौधरी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, मॉर्गन एंड म्यूरे ने यहाँ पर मेनली ये चीज़ की। और इसमें कितनी पिक्चर्स दिखाई जाती है? 30 तो पिक्चर्स दिखाई जाती है ब्लैक एंड वाइट और 1 दिखाई जाती है ब्लैंक। वो आप अपने हिसाब से उसमें स्टोरी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम कुछ भी हो सकती है। आप 5 भी दिखा सकते हैं, आप 12 भी दिखा सकते हैं। SSB में शायद मेरे ख्याल से 12 दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट की अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ये है जो मॉर्गन एंड म्यूरे ने डिजाइन की थी।
ठीक है, ये थोड़ा मोर स्ट्रक्चर्ड है इंक बोल्ट टेस्ट है। इंक बोल्ट टेस्ट जो था वो पूरा ही अनस्ट्रक्चर्ड था कि आप कभी भी कोई भी जो है वो इंक बोल्ट दिखा सकते हैं और कैसा भी इंक बोल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो पिक्चर्स दिखाई जाएगी वो स्ट्रक्चर्ड वे में होगी। 100% एक ही तरह की फोटोज आपको दिखाई जाएगी और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको दिखाई जाएगी एक के बाद एक। Then this test was developed by Morgan and Murray. It is a little more structured than the ink bolt test. The test consists of 30 black and white pictures and one blank card. अब one blank card जो होता है उसमें आपको 100% पूरी की पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप कुछ भी स्टोरी वहां पर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं उनमें आपको वही स्टोरी लिखनी है जो आपको सामने पिक्चर देखने को मिल रही है। Then each picture card depicts one or more people in a variety of situations. आपको एक कार्ड दिया जाएगा, एक कार्ड दिखाया जाएगा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं और वो पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। Each picture is printed on a card. Some cards are used with adult males और females. और कुछ में adult males females होते हैं, कुछ में बच्चे होते हैं, कुछ में सिर्फ females होती है, कुछ में मिक्स होते हैं। तो इस तरह से एक वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा वो किस तरह से होगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ में बॉयज़ गर्ल्स दिखते हैं, कुछ में एडल्ट दिखते हैं, कुछ में कॉम्बिनेशन दिखते हैं। 20 कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ए सब्जेक्ट, although lesser number of cards, even 5 is also being successfully used. मॉर्गन एंड म्यूरे ने बताया कि 30 तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और एक ब्लैंक, ये तो मैक्सिमम है, ये तो होनी ही होनी चाहिए, इससे कम भी हो सकती हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो कहीं कहीं पर 20 कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं पर इवन 5 भी यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। जैसे SSB इंटरव्यू में 12 यूज़ किए जाते हैं, 11 तो ब्लैक एंड वाइट किए जाते हैं और एक ब्लैंक किया ही किया जाता है। द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड वन एट ए टाइम, एक बार में एक कार्ड आपको दिखाया जाएगा, सीक्वेंस में दिखाया जाएगा और सब्जेक्ट से सबसे पहले पूछा जाएगा एक स्टोरी, कि आप एक स्टोरी लिखो कि जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है पिक्चर में, उस सिचुएशन के अराउंड आपसे एक स्टोरी लिखवाई जाएगी और इस स्टोरी में 4 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? व्हाट लेड अप टू द सिचुएशन। जो सिचुएशन आपको दिख रही है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको समझाना चाहूँगा। जैसे ये मान लीजिए कार्ड है, ठीक है, ये एक रोड यहाँ पर दिख रही है आपको, यहाँ पर एक बाइक गिरी हुई दिख रही है और यहाँ पर एक आदमी, देखो मेरी ड्राइंग में तो कोई शक नहीं है मुझे कि बहुत शानदार है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये इसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं कि मैं बना रहा हूँ और आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये रोड है और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाइक है और ये पास में जो ये स्क्वायर है ये एक व्यक्ति लेटा हुआ है, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ उसको देख रहा है, आदमी है, देखो इसके बाल इतने ही हैं, छोटे ही हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई। अब इस पिक्चर के बारे में आपको क्या लिखना है? एक स्टोरी बनानी है। ये थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट की एक कार्ड है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हुई है, बाइक गिरी हुई है और ये लड़का गिरा हुआ है रोड के साइड में, ये सिचुएशन कैसे बनी, ये आपको इस स्टोरी में लिखना है। व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, अभी इस समय क्या हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। What will happen in the future, इस पिक्चर के बाद क्या होने वाला है वो आपको लिखना है। What the characters are feeling and thinking, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये जो पिक्चर दिखाई जाएगी मोर और लेस इसी तरह की पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई जाती है, इसमें आपको क्या स्टोरी बना सकते हैं। ये आपकी स्टोरी का हीरो है, ठीक है, ये अपने ऑफिस जा रहा था और ऑफिस में जाते टाइम इसने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़का जो है वो गिरा हुआ है, आप भाग के उसके पास जाते हैं। सिचुएशन क्या बनाई? व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एक्सीडेंट की। व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर क्या हो रहा है कि आप उसके पास जा रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आप इसके घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं और इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। व्हाट द कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, कि आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग्स, इस टाइप की थिंकिंग आपके सामने है। तो इस तरह की स्टोरी जो है वो यहाँ पर थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। डन, इस तरह की बात आपको करनी है। स्टैंडर्ड पिक्चर इज अवेलेबल फॉर स्कोरिंग टैट रेस्पॉन्सेज। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टैट में। आपने अगर ये चारों सिचुएशन, इन सब के आंसर लिखे हैं अपनी स्टोरी में, इन सबको सेट किया है, बहुत ही अच्छे से लिखा है और क्वालिटीज़ दिखाई हैं हीरो की, तो आपको क्या मिलता है? एक स्कोर मिलता है, ठीक है, टैट का, आपके जो स्टोरी लिखने की कला है उसके हिसाब से। टेस्ट जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है बच्चों के लिए और ओल्ड एज पीपल के लिए, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं ये इनमें बच्चों की पिक्चर्स दिखा दी जाती है और बूढ़ों की पिक्चर्स दिखाई जाती है।
या अडल्ट के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंडियन अडेप्टेशन जो है वो बनाई गई किसके द्वारा? उमा चौधरी के द्वारा। टैट इज ऑल्सो अवेलेबल। उमा चौधरीज इंडियन अडेप्टेशन ऑफ टैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, बात समझ आई? उमा चौधरी ने क्या किया? इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से जो है वहाँ पर पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी गई। बात समझ आ गई? टीएटी क्लियर है, एक बोल टेस्ट क्लियर है। आगे चलें। आगे आता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। रोजनविग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें होता क्या है कि एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है। दिस टेस्ट फॉर डेवलप्ड बाय रोजनविग टू असेस हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ ए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। इसमें क्या होता है, एक आपको फोटो दिखाई जाती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, इसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं और एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है किसी भी तरीके से। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाता है कि आपका रेस्पॉन्स क्या होगा। अब या तो आप इसके रेस्पॉन्स में इसको इग्नोर करते हैं, एक रेस्पॉन्स तो ये हो सकता है, दूसरा रेस्पॉन्स इससे लड़ाई करते हैं, ठीक है, तीसरा रेस्पॉन्स इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रेस्पॉन्स होंगे। ये रेस्पॉन्स जो हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। कोई भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है उसमें पीपल किस तरह से एग्रेशन शो करते हैं, एग्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट की तरह डेवलप किया गया। Then the test presents with the help of cartoon-like pictures or a series of situation in which one person, एक person जो है वो frustrates the another, दूसरे को frustrate कर रहा है और calls attention to a frustrating condition, या फिर उसको एक frustrating condition की तरह उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट से साइकोलॉजिस्ट द्वारा ये पूछा जाता है, ये फोटो दिखाने के बाद सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू, कि वो जो व्यक्ति है जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो क्या करेगा, वो एग्रेशन दिखाएगा या डायरेक्टली इग्नोर कर देगा सिचुएशन को या नॉर्मली समझाने की कोशिश करेगा। जो उसका रेस्पॉन्स होगा वो उसकी पर्सनैलिटी बताएगा। क्लियर हो गई बात? द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू। द एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन, कि किस तरह का एग्रेशन दिखाएगा और किस डायरेक्शन में वो एग्रेशन दिखाएगा। वो क्या एग्रेशन सिचुएशंस की तरफ होगा, वो एग्रेशन इसके खुद की तरफ होगा, या वो एग्रेशन उस सामने वाले व्यक्ति की तरफ होगा। ठीक है, और एग्रेशन ज़्यादा होगा, माइल्ड होगा, लो होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उसके रेस्पॉन्स से पता चलेगी हमें। द अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन द फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई, ये पैराग्राफ भी वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, ये समझा जाएगा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो एसेस कर रहा है पर्सनैलिटी को, कि जो सब्जेक्ट है जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो उसका फोकस क्या है, ये फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या ये फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन है, या फिर जो प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के फ्रस्ट्रेशन को परमानेंटली खत्म कर रहा है और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस तरह से हमें पर्सनैलिटी का पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। वो अपने सिचुएशंस पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो सामने वाले व्यक्ति पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, या फिर उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का जो फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है उसका एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन की बात की जाए तो वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट के प्रति हो सकती है, वो खुद के प्रति हो सकती है, और वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ हो सकती है, या फिर वो एग्रेशन बिल्कुल जीरो हो सकती है और इट मे बी ट्यून्ड ऑफ इन एन अटेम्प्ट टू ग्लॉस ओवर और इवेड द सिचुएशन। द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन मे बी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स वन सेल्फ, और इट मे बी ट्यून्ड ऑफ इन एन अटेम्प्ट टू ग्लॉस ओवर और इवेड द सिचुएशन। बात समझ आ गई? ठीक है, इस तरह की यहाँ पर चीज़ें आपको करनी है, ये इस तरह की चीज़ें लिखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी के बारे में लिखो, पीएफ स्टडी के बारे में लिखो, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी जाना जाता है। एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेट करता है, ये एक स्टिमुली होती है। रेस्पॉन्सेस नोट किए जाते हैं। रेस्पॉन्सेस क्या है कि ये जो व्यक्ति है ये किस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है। डन होगी बात? इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर रोजनवेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी में सामने। ठीक है, और जिस तरह उमा चौधरी ने यहाँ पर इंडियन एडेप्टेशन निकाला था किसका, टीएटी का, टीएटी क्या था, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट का, वैसे यहाँ पर पारिक साहब ने क्या किया, हैज अडेप्टेड दिस टेस्ट फॉर द यूज विद द इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ पारिक साहब ने क्या किया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको चेंज कर दिया, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी को, जो
फोटोज यहाँ पर दिखाई जाएगी वो थोड़ी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिखाई जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स दो तरह की पढ़ ली, एक थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट पढ़ लिया TAT, दूसरा इंक बोल्ड टेस्ट पढ़ लिया, और तीसरा अभी कंप्लीट किया है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। अब हम चौथे टेस्ट की तरफ जाएंगे जो है SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आपको आधे आधे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आपको कंप्लीट करना है। आप उस सेंटेंसेस को किसी भी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस इनको हम कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे उसमें, ठीक है। आप चाहें तो नेगेटिव लिख सकते हैं, आप चाहे तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल न्यूट्रल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये जो आपके सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, ये जो रेस्पॉन्सेज इन स्टिमुलस को दिए जाएंगे, ये रेस्पॉन्सेज ही आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेंगे। बात समझ आ गई? यही सारी चीज़ें हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में। ये भी एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। टेक्स्ट की बात करें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है दिस टेस्ट मेक्स यूज ऑफ ए नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट प्रेजेंटेड एंड द सब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड एन एंडिंग टू द सेंटेंस। स्टार्टिंग जो है वो दिया हुआ होता है, दिस इज स्टिमुलस, और ये जो एंड है ये रेस्पॉन्स होगा। ये हो गया S, ये हो गया R, ठीक है। It is held that the type of endings used by the subjects reflect their attitude, motivation and conflict. अब my father के सामने आप लिखेंगे my father is the best father, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड नजर आएगा कि आपकी और आपके पापा के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तो नहीं है, मोटिवेशन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो सारी चीज़ें आपके ओपन एंडेड जो आंसर होगा उससे नजर आएगी। द टेस्ट प्रोवाइड सब्जेक्ट्स विद सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू रिवील देयर अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो बहुत अनकॉन्शियस मोटिवेशन के साथ, अगर टाइम लिमिट कम दी जाएगी और उसमें अगर बोला जाएगा कि आप बस लिखो, तो वो इसलिए लिखा जाएगा कि आप फटाफट जो चीज़ें रेस्पॉन्सेस देंगे कम टाइम लिमिट में, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल के आएगी। ए फ्यू सैम्पल आइटम्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आर गिवन बिलो। जैसे माई फादर के आगे सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ठीक है। आगे बात करें तो माई ग्रेटेस्ट फियर इज़, अब आप लिख दो अपना ग्रेटेस्ट फियर क्या है। मेरा ग्रेटेस्ट फियर तो ये है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। फेल कहाँ, लाइफ में फेल, किसी एग्जाम में नहीं। एग्जाम में फेल होना छोटी बात है, लाइफ में फेल होना। लाइफ में फेल होने की क्या बात है, लाइफ में फेल होने का मतलब क्या है? लाइफ में फेल होने का मतलब है कि आप वो अचीव ना कर पाओ जो अचीव आप करना चाहते हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो कैरियर वाइज हो, ठीक है। सिर्फ आप फेलियर का मतलब सिर्फ एग्जाम्स में नहीं होता, काफ़ी डायमेंशंस होती है उसकी। द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज, आप लिख दो इसमें क्या लिखना है आपको। आई एम प्राउड ऑफ माई हार्ड वर्क, मैं अपनी जो मेहनत जो मैं करता हूँ सुबह से शाम तक, उसके ऊपर मुझे गर्व है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद से पूछ सकते हैं और उस तरह से इनका आंसर लिख सकते हैं। ये था सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। से पहले हमने पढ़ा था क्या, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। उससे पहले हमने पढ़ा था थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। कितने पिक्चर्स दिखाई जाती है, 30 + 1 ब्लैंक। उससे पहले पढ़ा था हमने इंक बोल्ड टेस्ट। कितनी इंक बोल्ड कार्डबोर्ड दिखाए जाते हैं, 10, ठीक है, जिसमें से 5 होते हैं ब्लैक एंड वाइट, 2 होते हैं रेड इंक, 3 होते हैं पेस्टल कलर्स में, 7x10 के कार्डबोर्ड पे दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमने अभी तक पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन बनता है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट में क्या होता है कि एक शीट ऑफ पेपर दिया जाता है सब्जेक्ट को, और उसको कहा जाता है कि आप एक पर्सन की फ़ोटो जो है वो बनाओ उस शीट ऑफ पेपर पे। एक पेंसिल दी जाती है, एक इरेजर प्रोवाइड करवाया जाता है टू फैसिलिटेट ड्राइंग, ठीक है। और वो क्या करता है कि एक पिक्चर जो है एक व्यक्ति की बनाता है, ठीक है। इस तरह से एक शीट ऑफ पेपर पे एक आदमी की फ़ोटो बनाई जाती है, ठीक है। After the completion of the drawing, the subject is generally asked to draw a picture of an opposite sex person. ऐसा कहा जाता है कि आप लड़के हैं तो लड़की की फ़ोटो बनाओ, लड़की हैं तो लड़के की फ़ोटो बनाओ। The subject is asked to make a story about the person if he was a character of a novel or play. Some examples of interpretations are as follows. अब क्या होता है कि जब व्यक्ति वो फ़ोटो बना लेता है, वो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किस तरह की फ़ोटो बनाई है, किसकी फ़ोटो बनाई है, कौन है, और उन सब चीज़ों से एक स्टोरी बनाई जाती है और स्टोरी से एक इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, हालांकि इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन स्टिल
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पर्सनालिटी असेसमेंट का एक तरीका है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, अगर सब्जेक्ट कोई फोटो बना रहा है पर्सन की और वो फेशियल फीचर्स को ओमिट कर रहा है, मतलब वो आंख, नाक, कान नहीं बना रहा है, सजेस्ट दैट अ पर्सन ट्राइज टू इवेड हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर कोई अपने पापा की फोटो बनाने की कोशिश कर रहा है और उस फोटो में वो फेशियल फीचर्स नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि वो जो फादर और सन के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। ठीक है, अगर कोई नेक पे ज़्यादा ग्राफिक एम्फेसिस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है लैक ऑफ कंट्रोल है उसका इम्पल्सेस के ऊपर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ा हेड बना रहा है बॉडी की अपेक्षा में, तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज है, या फिर वो प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स है, या फिर उसको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह की इंटरप्रिटेशंस निकाली जाती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 बताई गई है, बाकी बहुत नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर होती है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसके द्वारा हमें क्या समझ में आता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक से हम सबसे पहली पॉइंट जो समझते हैं वो ये है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, तीनों को हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड किया जाता है बिहेवियर ड्राइव्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड से या सबकॉन्शियस माइंड से, प्री कॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से जनरेट होते हैं, उनकी स्टडी इस पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो हमने ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है उससे किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्टिव टेक्निक हो वो अनकॉन्शियस माइंड को भी रीड करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ही इन जो रेस्पॉन्सेज जो व्यक्ति बनाता है, जो पिक्चर्स बनाता है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए होती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है। देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है? ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला साइकोमेट्रिक टेक्निक्स। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेक्निक्स हो गया, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स थे। ठीक है, 16 PF वगैरह और वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, वो क्या था? साइकोमेट्रिक टेस्ट थे। सेकंड हमने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी थी? चाहे वो साइकोमेट्रिक टेक्निक्स में EPQ आ जाता है, 16 PF आ जाता है। ठीक है, MMPI मल्टीफेजिक इन्वेंटरी आती है। तो ये सारी चीज़ें साइकोमेट्रिक में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इंक बोल्ड टेस्ट, और ये सारे टेस्ट हमने जो है वो पढ़े। अब क्या है? अब बिहेवियरल एनालिसिस है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब मैं PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल एनालिसिस में की जाती है। सीधे सीधे जो सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशन में एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कैसा बिहेवियर होता है, उसके अनुसार, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। मोटी मोटी बात यह है कि व्यक्ति के बिहेवियर को एनालाइज किया जा रहा है बिहेवियरल एनालिसिस में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे मैंने यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेक्निक्स में क्या बताया EPQ पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, 16 PF बाय रेमंड कैटल, MMPI मलिक जोशी ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइकोमेट्रिक टेक्निक्स थी। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हमने अभी बात की। अब बिहेवियरल एनालिसिस में क्या क्या आता है? पहली चीज़ आती है इंटरव्यू। आपको पता है इंटरव्यू कैसे लिया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर देना होता है, जिस तरह से बिहेव आप कर रहे हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। मैं आपको ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस है। फिर ऑब्जर्वेशन आती है, रेटिंग, नॉमिनेशन और सिचुएशनल टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सारी चीज़ें मैंने यहाँ समझाई हुई है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर समझाया हुआ है। ये PDF में एक रीडिंग आपको लगाने की आवश्यकता है, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट आपका करूँगा नहीं। आप इनको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगी। नॉमिनेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। सिचुएशनल टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट क्या होता है? SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जो स्टिमुलस होता है उसमें आपको सिचुएशंस दी जाती है, जो रेस्पॉन्स होता है वो आपका रिएक्शंस होते हैं।
कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये टेस्ट किस तरह लिया जाता है, ये एक तरह का बिहेवियरल एनालिसिस टेस्ट है। इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपका रेस्पॉन्स नोट डाउन किया जाता है। सिचुएशन फॉर एग्जांपल बात की जाए तो सिचुएशन ऐसी दी जाती है कि आप मंदिर गए, आपकी चप्पल वहाँ से चोरी हो गई, अब आप क्या करेंगे, ये एक सिचुएशन आपको दे दी गई। इस तरह की चीज़ में आप जो रिएक्ट करोगे, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं दूसरों की चप्पल पहन के आ जाऊँगा, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं नंगे पाँव वापस आ जाऊँगा, कुछ लोग कहेंगे मैं सीसीटीवी कैमरा देखूंगा और कोशिश करूंगा कि वो कौन मेरी चप्पल लेके गया है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के अलग अलग रेस्पॉन्सेस होते हैं और इन्हीं रेस्पॉन्सेस के आधार पर बिहेवियर जो है वो एनालाइज किया जाता है। डन हो गई बात। तो ये था आज का चैप्टर। हमने यहाँ पर समझा कि किस तरह असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी किया जाता है। 3 तरह की टेक्निक्स हमने यहाँ पर पढ़ी। पहली क्या थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिन्हें सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेक्निक्स पढ़ने के बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पर समझाई, जो कि अनकॉन्शियस माइंड को भी कवर करते हैं। और जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर की जो प्रॉब्लम्स थी, एक्वेंसेंस हो गए, चाहे सोशल डिजायरेबिलिटी हो गई, यस बोलने की जो आदत है वो हो गई, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और जो लास्ट चीज़ें पढ़ी हमने, उसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, नॉमिनेशन वगैरह, वो कौन सी थी, बिहेवियरल एनालिसिस। तो इस तरह से हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो पूरा मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थर्ड जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस में आपको दिखाता हूँ, लर्निंग एंड मोटिवेशन जो है वो ये लेक्चर नेक्स्ट होगा। और इसके बाद स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट के साथ मैं कंक्लूड कर दूंगा। हो सकता है मैं आपको स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट पहले कवर कराऊँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट पे देता ही देता है आरपीएससी, ठीक है। सोर्सेज पे दे देता है, सिम्टम्स, इफेक्ट्स पे दे देता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कवर होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। पूरे मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी अपनी जारी रखिए। फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पक्ष में ही आएगा अगर आप मन से, रिलीजियसली, डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ही लेते हैं अपन पहले, ताकि आपको आगे जो स्ट्रेस आ रही है आपके सामने, जो एंग्जाइटी हो रही है आपको पेपर की, वो रिमूव हो जाए सबसे पहले। तो नेक्स्ट लेक्चर ये कंफर्म है, स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ही कराते हैं फिर, है ना। फिर उसके बाद लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ेंगे अपन लास्ट में। डन। थैंक यू।